हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, जहां से न्यारे बच्चों, क्या हालचाल? सबसे प्यारे बच्चे हमारे। चलिए बेटा, तो देखिए बेटा, एज यू ऑल नो, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड आपके एक्स थ्योरी एंड वाई थ्योरी ऑफ डगलस मैकग्रेगर। ये हमने पढ़ लिया था। And today's lecture is very special and interesting lecture for you because this is the last lecture of chapter number 4 which is motivation। तो आज हम लास्ट थ्योरी पढ़ने वाले हैं और ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चंस इस थ्योरी से आते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये आपका लास्ट लेक्चर है मोटिवेशन का। इसके बाद वी शेल स्टार्ट लीडरशिप, जो कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-3 लेक्चर में ही हो जाएगा आपका लीडरशिप। तो अब आपके आगे छोटे छोटे चैप्टर आने वाले हैं, तो 2-2, 3-3 लेक्चर्स में सारे लेक्चर्स आपके सारे चैप्टर्स होने वाले हैं और फटाफट अपना कोर्स खींचने वाले हैं भैया, ठीक है? क्योंकि आगे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, काफी मजा आने वाला है। और आज का जो ये टॉपिक है, दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू। और मैं चाहूंगा कि आप पूरा मन लगा के, पूरा इंटरेस्टिंगली, बिना किसी टेंशन के एंजॉय करें। कहानी की तरह बताऊंगा आज आपको ये पूरा टॉपिक। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, आज का हमारा टॉपिक है विलियम आउचीज जेड थ्योरी, यानी आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट थ्योरी, जेड थ्योरी, ठीक है? अब ये थ्योरी किसने दी थी, क्यों दी थी, क्या था, सारा सीन आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जैसा कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, विलियम आउचीज, ये नाम है एक बंदे का, विलियम आउचीज जेड थ्योरी, ठीक। अब सबसे पहली बात तो, और ये आपको ये वाले जो नोट्स हैं, ऐसे नोट्स तो मैं आपको सेंड करूंगा ही, ठीक है? नोट्स तो मैं भेजता ही हूं आजकल आपको। चलिए, तो सबसे पहली बात तो ये कि जेड थ्योरी वाज propounded बाय प्रोफेसर विलियम आउचीज। देखो बेटा, क्या हुआ एग्जैक्टली, क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है कि जापान और यूएस का तो हमेशा से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही टकराव चलता है, आपको पता ही है। तो ये जो विलियम आउची था, यानी जो प्रोफेसर विलियम आउची थे, ही वॉज एन अमेरिकन प्रोफेसर एंड ऑथर। और 1980s में आपको पता है कि 80s में अगर किसी कंट्री ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की, दैट वॉज जापान। यानी 1980s में जो जापान का ग्रोथ था, दैट वॉज एट मैक्सिमम हाइक। यानी जापान की प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड में सबसे हाइक पे थी। और ऑन द अदर हैंड जो यूएस की प्रोडक्टिविटी है या यूएस की कंपनीज का जो परफॉर्मेंस है, वो ड्रास्टिकली नीचे गिर रहा था। मतलब कहानी आप कुछ ऐसे समझिए इसमें कि जापान जो है वो तो जा रहा था एकदम ऊपर ग्रोथ पे, जापानीज कंपनीज जो है, और जो यूएस की कंपनीज है यूएसए की, वो आ रही थी नीचे। ये बात कब की बेटा? ये बात है लगभग 1980s की। तो जो हमारा साउथ एशिया रीजन है, उसमें जापान की जो ग्रोथ रेट थी, दैट वाज ट्रेमेंडस, और बहुत हाई प्रोडक्टिविटी जापानीज कंपनीज की उस समय देखने को मिल रही थी। और यूएसए की जो कंपनियां थी, जो कि पहले बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हुआ करती थी, या जिनका प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हुआ करता था, उनका एफिशिएंसी आ रहा था नीचे। तो बीइंग ए यूएस प्रोफेसर एंड ऑथर, इन्होंने रिसर्च किया अमेरिकन कंपनीज पे भी और जापानीज कंपनीज पे भी, कि भाई जापानीज कंपनीज में ऐसी क्या खास बात है कि उनका प्रोडक्टिविटी लेवल, उनका एफिशिएंसी लेवल इतना ऊपर जा रहा है। और उसी के ऊपर बेस्ड ये थ्योरी है। यानी एक तरह से इस थ्योरी में प्रोफेसर विलियम आउचीज ने यूएस कंपनीज को ये बताया कि जापान वाले एक्चुअली कर क्या रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आपके जापानीज कंपनी के, कि जापानीज कंपनी जो ये सक्सेस हासिल कर रही है, यानी कर रही थी 1980s में, उसके ये 7 पॉइंट उन्होंने निकाले। तो कुछ कहानी समझ में आई आपको? पक्का?
देखो बेटा, विलियम आउचीज ने ये थ्योरी दी थी, जेड थ्योरी। कौन था साहब विलियम आउची? ही वॉज एन अमेरिकन पर्सन, ही वॉज एन अमेरिकन प्रोफेसर एंड ऑथर। और रीजन क्या था इस रिसर्च के पीछे? क्योंकि जापानीज कंपनी जा रही थी टॉप पे इन द ईयर 1980s। जो आपके साउथ एशिया रीजन है उसमें जापान की जो प्रोडक्टिविटी है, जो ग्रोथ है, वो पीक पे थी। और आज भी अपन देखते हैं जापान जो है वो एक अलग ही प्लेस रखता है पूरे वर्ल्ड में। और ऑन द अदर हैंड यूएसए का जो मामला है वो ग्राफ आ रहा था बिल्कुल नीचे। तो इसलिए उन्होंने अमेरिकन कंपनीज और यूएस कंपनीज पे रिसर्च की और अमेरिकन कंपनीज को जेड थ्योरी के थ्रू बताया कि भी आप लोग भी ये चीजें फॉलो कीजिए, जापानीज की सीक्रेट्स के सक्सेसेस हैं ये। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा, ये तो आप समझ गए होंगे कि जेड थ्योरी वाज propounded by Professor William Auchi in the year which year 1981 which year come on in the year 1981 ठीक है। in his book, अब देखो बुक के नाम से ही आपको समझ में आएगा कि क्या कहानी हुई होगी। बुक का नाम क्या है? हाउ अमेरिकन कंपनीज या बिजनेस, हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। ठीक है, बुक का नाम क्या था बेटा? बुक का नाम था हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। नाम से समझ में आ रहा होगा और पूरी स्टोरी मैंने आपको सुना दी है। तो क्या नाम था? हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट द जापानीज चैलेंज। ठीक है, ये नाम था। ठीक है, तो जेड थ्योरी was propounded by Professor William Auchis in which year? 1981 in his famous book How American Business Can Meet the Japanese Challenge। फिर ये पॉइंट आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, कौन थे ये? He was an American author and professor। कौन थे ये? He was an American author and professor। फिर उन्होंने जो फंडामेंटल बेसिस निकाले जापानीज कंपनीज की, फंडामेंटल बेसिस ऑफ जापानीज मैनेजमेंट आर जो उन्होंने निकाले बेटा, वो क्या निकाले? एक तो ट्रस्ट, कि जापान में जो कंपनियां हैं, जो उनका मैनेजमेंट है, दे ट्रस्ट देयर एम्प्लॉइज कंप्लीटली, यानी वो अपने एम्प्लॉइज को 100% ट्रस्ट करते हैं, उनकी लॉयल्टी पे 100% ट्रस्ट करते हैं। देन सबटेटी, ये एल साइलेंट है आपका, तो सबटेटी, सबटेटी का मतलब एक तरह की सूक्ष्मता या विलक्षणता। तो बहुत माइक्रो लेवल पे वो लोग चलते हैं, हर चीज को बहुत माइक्रो लेवल पे स्टडी करके वो लोग चलते हैं। और इंटीमेसी, यानी एम्प्लॉय के साथ एक आत्मीयता का संबंध। इंटीमेसी का मतलब आत्मीयता, गहरी मित्रता, अंतरंगता, कि भी आप अगले का ध्यान रखते हो हर तरह से, कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी फैमिली में क्या इश्यू चल रहे हैं, पूरा उसका एम्प्लॉय का केयर टेकिंग वहां होता है। ठीक है, तो ये तीन उन्होंने निकाला। ट्रस्ट, दे ट्रस्ट देयर एम्प्लॉइज 100% कंप्लीटली। सबटेटी यानी सूक्ष्मता, माइक्रो लेवल को लेकर चलते हैं हर चीज में। और इंटीमेसी यानी आत्मीयता, यानी गहरी मित्रता, यानी अंतरंगता, यानी हर एम्प्लॉय को एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय मार्किंग होती है और पूरा ध्यान रखा जाता है इस एम्प्लॉय की लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम में कंपनी कैसे सपोर्ट कर सकती है उसको, उसकी हॉबीज, उसका नेचर, उसकी नीड्स, सबको कंपनी साथ लेके चलती है। तो ये तो था आपका फर्स्ट पेज आज की क्लास का। अब हम चलते हैं हमारे मेन पेज पे। तो विलियम आउची ने जापानीज कंपनीज को स्टडी करके क्या देखा, जो कि उन्होंने यूएसए की कंपनीज को बताया। तो सबसे पहला तो है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। जापानीज कंपनीज की बेटा सबसे खास बात क्या है? दे प्रोवाइड लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट 100% जॉब सिक्योरिटी।
यानी या तो वो किसी को रखते नहीं है काम पे, और रखते हैं तो फिर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेसेशन वो उसको टर्मिनेट नहीं करते हैं या रिट्रेंचमेंट नहीं करते हैं, उसको निकालते नहीं है, उसकी छटनी नहीं करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। जैसे आज आपने देखा होगा गवर्नमेंट के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा क्यों रहती है, यार गवर्नमेंट जॉब लग जाए, क्योंकि वो लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है। एक बार गवर्नमेंट में लग गए तो कोई निकालने वाला नहीं है, इसीलिए लोग मरते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। वहां प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट है, दैट मीन्स 100% जॉब सिक्योरिटी। एक बार आपका सिलेक्शन हो गया कंपनी में, आपका पूरा ट्रेनिंग वगैरह सब कंप्लीट है, इंटरव्यूज वगैरह फाइनल होकर आपको रख लिया, तो फिर कंपनी 99.99% केसेस में आपको लाइफ टाइम कैरी करेगी। अब बताओ, जब 100% जॉब सिक्योरिटी आप दोगे, दैट मीन्स देयर शैल बी नो रिट्रेंचमेंट, नो टर्मिनेशन, और इन द पीरियड ऑफ रेसेशन कंपनी सारा कॉस्ट बियर करेगी, तो भैया फिर एम्प्लॉय की लॉयल्टी तो उस कंपनी के अगेंस्ट होगी होगी। तो पहला तो उनका जो सीक्रेट ऑफ सक्सेस था जापानीज कंपनीज का, वो क्या था, लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। दूसरा, स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन। देखो जापानीज कंपनीज में क्या है, स्लो इवैल्यूएशन होता है आपकी, और प्रमोशन भी स्लो होता है। मतलब लगभग वो 10 साल के बाद, कितने साल के बाद बेटा, 10 साल के बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करता है। आफ्टर एवरी 10 years, आफ्टर एवरी 10 years दे विल मेक इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन। ठीक है, यानी स्लो इवैल्यूएशन होता है, रातों रात आप स्टार नहीं बन जाओगे, सबको बराबर लेके चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, और वो ये मानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में इंडिविजुअल का रोल नहीं होता है, पूरे ग्रुप का रोल होता है। आज कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रही है तो उसके पीछे कोई एक इंडिविजुअल नहीं हो सकता है, पूरे ग्रुप का रोल उसमें होता है। इसीलिए जापानीज कंपनी में क्या होता है, वर्टिकल प्रमोशन नहीं होता है, वहां हॉरिजॉन्टल प्रमोशन होता है। यानी लेवल्स होते हैं, जो सबसे यंग बंदे होते हैं, जो सबसे इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उन्हें जैसे रख दिया लेवल 6 पे, फिर उनसे एक्सपीरियंस, उनसे एजेड लेवल 5 पे, फिर 4 पे, फिर 3 पे, और जो सबसे एक्सपीरियंस, जो सबसे पुराने हैं कंपनी में, वो लेवल 1 पे। और हर 10 साल से रिटायरमेंट्स होते हैं, तो लेवल आगे बढ़ा देते हैं। जैसे लेवल 6 वाले, ये देखो ऐसे लेवल्स। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन का मतलब कि अकेले आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपके लेवल पे जितने भी लोग काम कर रहे थे सबका प्रमोशन होगा, यानी इस तरह से लेवल बने हुए। ठीक है, ये आपका लेवल 1 है, ये 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। सबसे पहले जब आपका अपॉइंटमेंट होता है तो वो सबसे नीचे लेवल पे होता है, ताकि आप पूरा नीचे से प्रोसीजर सीख के ऊपर पहुंचे। और प्रमोशन किसी एक बंदे का नहीं होता है, आफ्टर एवरी 10th ईयर जो है, या 5 to 6 years 7 years, जो भी कंपनी की पॉलिसी है, लेकिन स्लो इवैल्यूएशन प्रमोशन होता है। तो आफ्टर एवरी 10th ईयर आपको जो है, जैसे आप लेवल 5 पे हैं तो 4 पे आ जाएंगे, 4 पे हैं तो 3 पे आ जाएंगे, 3 पे हैं तो 2 पे आ जाएंगे, 2 पे हैं तो 1 पे आ जाएंगे। तो ग्रुप प्रमोशन दिया जाता है, हॉरिजॉन्टल प्रमोशन दिया जाता है, ना कि किसी एक बंदे को। भी एक बंदा तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ऊपर चला जाए और बाकी उसके साथ के जिन्होंने कड़ी लेवल की थी उसके साथ वो नीचे रह जाए। तो आई होप क्लियर होगा, स्लो इवैल्यूएशन होता है और स्लो प्रमोशन होता है आफ्टर एवरी 10th ईयर। और जापानीज कंपनी बिलीव करती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में इंडिविजुअल का रोल नहीं है, पूरे ग्रुप का रोल है, तो इसलिए ग्रुप प्रमोशन दिए जाते हैं। इस तरह कोई भी बंदा वर्टिकली नहीं चढ़ सकता है, पूरा ग्रुप एज ए हॉरिजॉन्टली प्रमोट होगा। L4 आपका L3 पे आ जाएगा, L3 L2 पे, और इस तरह से आपके L2 L1 पे ग्रुप प्रमोशन दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है करियर पाथ। तो देखिए जापानीज कंपनी जो है वो जॉब रोटेशन में बिलीव रखती है। उनका मानना है कि एक मैनेजर को सभी तरह के डिपार्टमेंट्स में काम करने का मौका दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स जो है वो डेवलप हो सके। तो करियर पाथ वाले पॉइंट में इन्होंने कहा है कि इन जापान मच एम्फेसिस इज नॉट प्लेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन ऑफ मैनेजर्स इन पर्टिकुलर फील्ड। यानी वो एक ही फील्ड में स्पेशलाइजेशन पे जोर नहीं देते हैं,
वो कहता है कीप रोटेटिंग। जॉब रोटेटिंग के थ्रू मैनेजर्स को हर सेगमेंट में जो है वो एफिशिएंट बनाने की कोशिश की जाती है। दिस थ्योरी एज्यूम्स दैट एम्प्लॉइज करियर पाथ शुड बी बेस्ड ऑन नॉन स्पेशलाइज्ड बेसिस। मतलब एक जो एम्प्लॉइज का करियर पाथ है वो नॉन स्पेशलाइजेशन पे बेस्ड होना चाहिए। Japanese management laid emphasis on policy of job rotation। किसमें बिलीव करते हैं बेटा? दे बिलीव्ड इन जॉब रोटेशन, ताकि एक एम्प्लॉय को, एक आपके मैनेजर को हर तरह के फील्ड का, हर तरह के सेगमेंट का क्या हो सके, नॉलेज हो सके। ठीक है, तो ये था आपका करियर पाथ। फिर है एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी। तो आपको पता है मानवता पे तो जोर रखना ही पड़ेगा। Being a management, you should know about the employees or workers' hobbies, their problems, their needs, उनके interests, उनकी फैमिली के टुवर्ड्स भी आपको इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। तो emphasis on humanity। मॉड्यूल आपकी बुक में क्या कहा है कि this theory suggests that management should show concern towards their employee। मतलब एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में अपनापन लगना चाहिए, and also towards employees' families, his hobbies, ambitions. Employees should be treated with humanity, care and affection। Employees को humanity, affection, care के साथ ट्रीट किया जाए। उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी नीड्स को मैनेजमेंट समझे, उनके टुवर्ड्स एक कंसर्न रखे, उनकी फैमिलीज के टुवर्ड्स एक कंसर्न रखें। तो एम्फेसिस ऑन ह्यूमैनिटी बहुत जरूरी है कि अगले को काम करके ये ना लगे कि भी मेरा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। उसको हमेशा ये लगना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन मेरा है और ऑर्गेनाइजेशन मेरा पूरा ध्यान रख रहा है। फिर है कॉलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो देयर शुड बी पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। जापानीज कंपनीज बिलीव्ड दैट कि जो डिसीजन मेकिंग है वो कॉलेक्टिव होना चाहिए, यानी कंसल्टेटिव होना चाहिए, यानी आपके डेमोक्रेटिक होना चाहिए, यानी पार्टिसिपेटिव होना चाहिए। तो किसी भी डिसीजन को लेते समय सभी की ओपिनियन, सजेशंस सुने जाने चाहिए, ताकि उस डिसीजन के अगेंस्ट उनका जो रिस्पॉन्स है वो अपने आप बढ़ जाएगा। उस डिसीजन के अगेंस्ट उनका जो एक एंथुसियाज्मनेस है वो बढ़ जाएगा, और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं वो डेवलप होगी। क्योंकि मुझे लगेगा कि हाँ यार, ये डिसीजन मुझ पे थोपा नहीं गया है, ये डिसीजन मेरे सजेशंस और मेरे थॉट्स को सुनने के बाद लिया गया है। और स्पेशली वो डिसीजंस जो कि एम्प्लॉइज और वर्कर्स वगैरह को डायरेक्ट इफेक्ट करते हो, उनमें तो खासकर कॉलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ही होना चाहिए। जैसे आपकी बुक में क्या कहा है कि थ्योरी जेड सजेस्ट दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन रिलेटेड मैटर्स इंप्रूव्स देयर कमिटमेंट एंड परफॉर्मेंस। Involvement implies meaningful participation of employees in the decision-making process by asking their suggestions and feedbacks, particularly in matters directly affecting them. Such participation generates a sense of responsibility and increases enthusiasm in the implementation of decisions. तो decision making में participation से तो definitely employees का क्या बढ़ता है, confidence बढ़ता है, ये आप सब जानते हैं। फिर है human resource development। देखो, कंपनी को ये नहीं चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉइज को और वर्कर्स को खाली एक्सप्लॉइट करे या उनसे लेने की रखे। उनका जो एक ह्यूमन डेवलपमेंट है, उनकी स्किल्स को जो डेवलप करना है, उनकी एबिलिटी को जो डेवलप करना है, जैसे कंप्यूटर सिखा दिया, 4 व्हीलर सिखा दिया, तरह तरह के आपके ट्रेनिंग्स और कोचिंग्स के थ्रू इंग्लिश स्पोकन में फ्लुएंट कर दिया, तो अगले का भी डेवलपमेंट होना चाहिए ना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट शुड बी देयर, यानी the management should try through proper training and management कि जो एम्प्लॉइज और वर्कर्स हैं उनको पूरा डेवलप किया जाए, उनकी एबिलिटीज को ग्रूम किया जाए, उनकी पर्सनैलिटी को बनाया जाए। लाइक आपके ड्राइविंग है, स्विमिंग है, इंग्लिश स्पीकिंग है, आईटी स्किल्स हैं, डिफरेंट तरीके के स्किल्स उनको सिखाए जाए, ताकि उनको अपनी लाइफ में भी इंसान का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है उसका। तो एचआरडी शुड बी देयर। और लास्ट पॉइंट है इनफॉर्मल कंट्रोल शुड बी देयर, यानी जापानीज कंपनीज डू नॉट बिलीव इन सुपीरियर सुबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। वो यस बॉस यस सर में बिलीव नहीं करते हैं, वो एक टीम की तरह, एक ग्रुप की तरह, एक टीम की तरह काम करना पसंद करते हैं, जिसमें सीनियर जूनियर जरूर होते हैं, लेकिन वो एक टीम की तरह काम करना पसंद करते हैं। इनफॉर्मल रिलेशन मेंटेन करना अपने एम्प्लॉइज और वर्कर्स के साथ, ताकि
वो बिल्कुल उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट दे सके, उनसे उनका क्या निकाल सके, बेस्ट निकाल सके। तो जापानीज कंपनीज डू नॉट बिलीव इन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, यानी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में कि ये मैं आपसे ऊपर हूं, आप मुझसे नीचे हो, फिर आपसे नीचे ये है, ये ऐसे चलेगा, फलाना ढिमका ऐसे में, वो बिलीव नहीं करते हैं। दे कंप्लीटली बिलीव इन टीम वर्क और इनफॉर्मल रिलेशंस विद एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, और बिल्कुल फ्री एनवायरनमेंट में, फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम करना पसंद करते हैं। आपकी बुक में इसके लिए क्या लिखा है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड डेवलप इनफॉर्मल रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयज एंड इनफॉर्मल कंट्रोल एंड इनफॉर्मली कंट्रोल द एम्प्लॉयज। मतलब आप उनको प्रेशर से नहीं, उनको प्यार से हैंडल कीजिए, उनको प्यार से कंट्रोल कीजिए। मतलब उन्हें इतना मोटिवेट कर दीजिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अगले वो खुद को फील हो गया यार मुझे तो बेस्ट देना ही देना है। फॉर दिस पर्पज एम्फेसिस शुड बी ऑन म्यूचुअल ट्रस्ट। ये कैसे आएगा इनफॉर्मल कंट्रोल? एक तो आप उनसे इनफॉर्मल रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए, प्रॉपर कम्युनिकेशन शुड बी देयर, कोऑर्डिनेशन शुड बी देयर, एंड द लास्ट थिंग इज म्यूचुअल ट्रस्ट शुड बी देयर, कोऑपरेशन शुड बी देयर, और एम्प्लॉयज विद एम्प्लॉयज, यानी म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन विद एम्प्लॉयज शुड बी देयर रादर देन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। तो ज्यादा यस बॉस वाली रिलेशनशिप नहीं चाहिए, टीम वर्क में काम कीजिए और एक म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑपरेशन डेवलप कीजिए उनके बीच, इनफॉर्मली कंट्रोल कीजिए उन्हें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और फाइनली आई वुड लाइक टू से आई होप you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks.